कल क्लियर हुआ था इतना टॉपिक, कंजक्शन की डेफिनेशन और दो मेथड। कोई भी एक ब्रीफ करो, कंजक्शन आप किससे बोलते हो नेटवर्क में? कंजक्शन और नेटवर्क की टर्म में आंसर दो, नेटवर्क की टर्मोलॉजी में आंसर दो। ट्रांसलेशन करते हो सबको क्लियर करना है, क्योंकि जो पहला वो इतना टाइम ले जाता है और कीवर्ड लगता है, इनकी वजह से इसकी सर्विस है ना वो स्लो हो जाती है। हाँ, बट ऐसा क्यों होता है? नेटवर्क में दो डिवाइस है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, एक सेंड करता है एक रिसीव करता है। इन दोनों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिससे कंजक्शन ना हो? वो किस बात का ध्यान नहीं रखते जिसके कारण कंजक्शन हो जाता है? या अगर सेंडर को आप रिसीवर, मैं जिस हिसाब से लेक्चर डिलीवर करूँ तो पूरा लेक्चर आपके पास नहीं है, ठीक, पूरा टेक्निकल कंटेंट एक साथ स्पीड से डिलीवर कर दूँ, जो बीच बीच में रुकता हूँ, जो बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन करता हूँ, क्लियर नहीं, इससे हम लोग स्पीड बैलेंस है आपकी और मेरी। सेंडर की एक पर्टिकुलर डेटा रेट होती है, स्पीड होती है डेटा डिलीवर करने की, रिसीवर की भी एक कैपेसिटी होती है, उसकी भी डेटा रेट। डिलीवर करने वाले जो भी डिवाइस है और रिसीवर करने वाले जो डिवाइस है, इन दोनों में बैलेंस होना जरूरी है। अगर रिसीवर वाला अनबैलेंस हो गया, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है तो फिर कंजेक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, पैकेट लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अगर आपकी स्पीड 100 kbps है, 200 kbps से डेटा भेजेंगे, आप 100 कर रहे हो, आपका डेटा की स्पीड 100 kbps है, एक 200 करो 500 करो तो कोई फर्क नहीं, इससे तो डेटा लॉस ही होना है। अगर मुझे डेटा लॉस से बचाना है तो मुझे स्पीड कम करनी चाहिए। रिसीवर की स्पीड देखो, उसके हिसाब से डेटा को डिलीवर करो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एक्सीड हो जाएगी, डेटा रेट एक्सीड करेगी। ये कंपेयर करना है हमें रिसीवर, उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितनी डेटा है, किस स्पीड से डेटा को रिसीव कर पा रहा है, रिसीव करेगा तभी तो डेटा को डिलीवर करेगा। तो पहले रिसीविंग स्पीड देखो, फिर डिलीवर स्पीड देखो, उस हिसाब से डेटा को सेंड करो।
अगर इसमें बैलेंस बन जाता है, सेम डेटा रेट से दोनों काम करते हैं, तो कंजेक्शन नहीं आता। 100 kbps की स्पीड से मैं डेटा डिलीवर कर रहा हूँ, 100 kbps की स्पीड से आप डेटा को रिसीव कर रहे हो और आप भी आपके डेटा मिल रहे हो, तो यहाँ पर कंजेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, पैकेट लॉस नहीं है। अगर मैं को 100 की स्पीड से ले लूँ, आप 100 की स्पीड से उसको रिसीव कर रहे हो, एक टाइम आएगा कि आपका मेमोरी धीरे धीरे बढ़ाएगा, उसके बाद फुल हो जाएगा, उसके बाद आउट हो जाएगा। तो यही होता है नेटवर्क के लोग स्टोरेज है, उनकी कैपेसिटी है, कितना मैसेज वो रख सकता है, कितना मैसेज रख सकता है। उसके बाद तो स्टोरेज फुल हुआ, पैकेट लॉस होने से लॉस भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 10%, 20%, 50%, 100%, टोटल नीचे कंप्लीट, इसका हम बोलते हैं कंजेक्शन। 4 अप्रोच डिस्कस की थी हमने कंजेक्शन की। अच्छा, कंजेक्शन आता है तो उसके कुछ इफेक्ट थे, कौन कौन से इफेक्ट थे? टिपिकल इफेक्ट्स, क्यू के अंदर डिले बढ़ जाता है मैसेजेस का, ठीक। तो इससे क्या इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अगर हम क्यू में डिले नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो क्या सोल्यूशन करना चाहिए? स्पीड कम कर दें, और स्टोरेज कैपेसिटी को कम प्रोवाइड करें। अगर हम किसको अलाउ ही ना करें कि अंदर आके बैठे, तो कौन बैठेगा? अंदर एक भी चेयर ना रखे तो कोई अंदर ही नहीं आएगा ना, कोई जैसे आएगा देखेगा कोई चेयर तो है नहीं, मैं क्या करूंगा अंदर आके। मतलब कि स्टोरेज कैपेसिटी की लिमिट कम कर दो। 50 मैसेज स्टोर हो रहे थे, अब 20 मैसेज स्टोर कर रहा हूँ, उतनी कैपेसिटी दो। तो 50 में डिले बढ़ता है, 25 में कम होगा, 10 में और कम होगा। तो स्टोरेज कैपेसिटी कम करने पर मैसेज का जो क्यू के अंदर डिले बढ़ता है वो कम होता चला जाएगा। इससे भी कंजेक्शन में इफेक्ट आ सकता है, आप रोक सकते हो किसी हद तक। कंजेक्शन आएगा तो पैकेट लॉस तो होगा, ये एक मेजर इफेक्ट है। और न्यू कनेक्शन की ब्लॉकिंग कर दो। ओके, अब इसका सोल्यूशन, 4 अप्रोचेस इन क्लोज लूप कंजेक्शन कंट्रोल: admission control, choke packet, weighted fair queuing, and load shedding, resource reservation. एडमिशन कंट्रोल, इसमें क्या डिस्कस किया था कल? एडमिशन कंट्रोल से कैसे मैनेज होता है कंजेक्शन, कैसे कंट्रोल किया था?
कम करना है ना पर स्टोरेज में तो डेटा पैकेट आ चुका है, मैं तो डेटा पैकेट को जो डिलीवर करता है वो हमें कम करना है, एडमिशन करना है, एडमिशन प्रोसेस को भी रोकते हैं, नए पैकेट्स आने ही नहीं चाहिए, स्टोरेज के पास तो बाद में आएंगे, अगर निकल गया तो फिर स्टोरेज के पास आने नहीं। एडमिशन कंट्रोल का मतलब ये होगा कि जितने भी न्यू वर्चुअल कनेक्शन बनते हैं, टीसीपी के थ्रू जो कनेक्शन बनते हैं वो कनेक्शन को स्टॉप करें। आप जब जब ब्राउजिंग करते हो तो किसी भी कनेक्शन सर्विस होता है सर्वर से, आपकी रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है नेट सेटिंग के थ्रू आपकी मशीन सर्वर से कनेक्ट होती है सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के लिए, सर्वर इंटीग्रेशन कम कैसे टीसीपी का वर्चुअल कनेक्शन जितने देर के लिए आप सर्वर से कनेक्ट होते हो वहां से पैकेट आते हैं, आपको लिंक्स दिखाई देते हैं, वो सब लिंक्स का मतलब है कि नेटवर्क से सर्वर से सारे पैकेट आपके मशीन पर आते हैं। तो जब आप न्यू लिंक पे क्लिक करते हो पूरी स्टेप कनेक्शन फिर से सेटअप होती है, फिर लिंक्स आती है, फिर पूरा ब्राउजर का कंटेंट पूरा लोड होता है आपकी लोकल फिर टीसीपी कनेक्शन डिस्कनेक्ट है। तो ये एडमिशन कंट्रोल की प्रोसेस है, अगर दो मशीन के लिए आप वर्चुअल कनेक्शन स्टेब्लिश करना बंद करें, कम से कम अगर वर्चुअल कनेक्शन स्टेब्लिश होते हैं तो कम पैकेट मिलेगा। आप लिंक्स पे क्लिक करोगे ही नहीं तो क्या हाइपर लिंक्स आएंगे, नहीं आएंगे। आपने एक बार रिक्वेस्ट की थी जितनी हाइपर लिंक्स आ गई आपने उसको जस्ट रीड कर लिया, तो अपने अपने लेवल पे ट्रैफिक को कंट्रोल कर लिया, कंजेशन भी नहीं। सारे लोग एक साथ कंटिन्यूअसली हर एक लिंक पे क्लिक करने जाते हैं तो सर्वर से डेटा स्पीड से हो सकता है इसकी लोकल रिपोजिटरी कम नहीं हो रहा है, कंजेशन काफी कोई ना कोई नहीं हो रहा। तो एडमिशन कंट्रोल के थ्रू कैसे रोक सकते हैं कंजेशन को, न्यू वर्चुअल कनेक्शन को स्टॉप करो, वर्चुअल कनेक्शन नहीं होंगे तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में लिंक्स नहीं बनेंगे, लिंक्स नहीं बनेगी तो डेटा ट्रैवल नहीं होगा, पैकेट्स नहीं होंगे। तो एडमिशन कंट्रोल में हमें ये बताना पड़ता है कि अगर कंडीशन आगे है तो हमें क्या करना है, वर्चुअल कनेक्शन स्टॉप कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, अभी तक हुए ठीक है, अब कंडीशन आ गया है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है, पहली अप्रोच एडमिशन करना है, फिर क्या करना है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी टीसीपी के वर्चुअल कनेक्शन बनते हैं उनको आपको स्टॉप करना। सेकंड था चोक पैकेट, क्या मेथड थी, चोक मेथड कल डिस्कस की थी। किस तरह का पैकेट होता है, क्या स्पेशलिटी है इसमें, चोक पैकेट होता है बहुत स्पेशल पैकेट, जिस पॉइंट पे कंडीशन अप्लाई होता है उस पॉइंट पर जनरेट होता है चोक, और वो डिलीवर होता है सेंडर मशीन जो पैकेट को डिलीवर करता है। अगर सेंडर मशीन उस चोक पैकेट को रिसीव करती है तो वो अपनी स्पीड को डिग्रेड करती है, अगर 100% की स्पीड से वो डेटा सेंड करता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 50%, अगर फर्स्ट टाइम वो चोक पैकेट रिसीव करता है। पूरी कंडीशन अगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर कंडीशन आ रहा है तो इस पॉइंट पर फिर से दोबारा कंडीशन आएगा, फिर से उस पॉइंट पे जो पैकेट जनरेट होगा फिर वो डिलीवर होगा सेंडर, सेंडर अपना स्पीड पहले ऑलरेडी 50% का दिखा था, अब वो स्पीड 75% है, फिर 20 कर देगा, फिर 10 कर देगा,
ऐसा सेंडर हर बार 100 पैकेट के रिसीव होने पर अपनी स्पीड को डिग्रेड होता है। इस नोट के साथ कि मैं स्पीड कम करूँ तो सारे कंडीशन में हो, ये और ज़्यादा पैकेट लॉस नहीं है। तो पैकेट का कॉन्सेप्ट ये है, इससे भी हम कंडीशन को कंट्रोल करते हैं। थर्ड होता है वेटेड फेयर क्वीन। वेटेड फेयर क्वीन, यहाँ पर भी क्यू वेटेड स्ट्रक्चर यूज होता है। वेटेड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे पैकेट को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन किया है। तो जैसे ग्राफ में एजेस पर वेट होता है उसकी वैल्यू, इसी तरह से पैकेट को भी एक प्रायोरिटी नंबर दिया है। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पैकेट हमें लॉस करना है, कौन सा पैकेट लॉस नहीं करना है। कंडीशन आ जाए तो कैसे लॉस करोगे, मतलब देखो स्टार्टिंग में भी ट्राई करोगे, लास्ट में भी ट्राई करोगे, तो क्या फर्स्ट वाला करोगे लास्ट वाला करोगे। तो उनका एक पॉलिसी है, पैकेट लॉस करने की पॉलिसी बनाई हुई है पैकेट शेयर में कि पैकेट को एक नंबर असाइन करते हैं। प्रायोरिटी नंबर अगर ज्यादा है तो इसका मतलब होगा कि रिसेंटली पैकेट हमेशा ओल्ड पैकेट का डिलीट करें, रिसेंट पैकेट को डिलीट करें। तो पैकेट को प्रायोरिटी नंबर दे दी जाती है, उसको क्यू में एंटर किया जाता है, नंबर किया जाता है, पर एक नंबरिंग असाइन कर दी जाती है और फिर चेक किया जाता है कि इसकी प्रायोरिटी का नंबर क्या है। अगर नंबर कम हुआ इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, अगर नंबर ज्यादा हुआ उसकी प्रायोरिटी कम। मैसेज में पैकेट के अंदर प्रायोरिटी के नंबर 0 से 5 तक असाइन होते हैं। 0 सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है और 5 सबसे लोअर होता है। तो अगर हमारे पास 5 मैसेज है जिसकी प्रायोरिटी 0 है, जिसकी 0 है, 5 है, 3 है, 2 है, सबसे है, तो पहले लोअर से स्टार्ट करना चाहिए। इसकी प्रायोरिटी सबसे लो, तो हमने क्यू के अंदर 5 पैकेट को रख दिया, 5 पैकेट को हमने प्रायोरिटी दी। तो सबसे पहले कौन सी जनरेट होगा, अगर कंडीशन आता है तो पैकेट लॉस होना, पैकेट लॉस होना है तो कौन सा कोल्ड वाला जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है, इसका नंबर सबसे ज्यादा। हम चेक करेंगे कि क्या अंदर क्या 5 है वो डिलीट, इसका प्रायोरिटी वाला में 5 लिखा होगा वो डिलीट। तो वेटेड फेयर क्वीन इस तरह से काम। फिर आता है लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग का मतलब ये है कि लिंक्स पर अगर लोड बढ़ जाता है फिर आपको पैकेट लॉस होना है। नेटवर्क में अगर लिंक के ऊपर अगर लोड बढ़ जाता है तो फिर आपको पैकेट लॉस होने पड़ेगा। अगर कंजेशन कंट्रोल करना है, पैकेट लॉस करना है, फिर से पैकेट लॉस कौन सा करना है। तो लिंक्स पर भी जैसे लोड ट्रेवल करते हैं, पैकेट ट्रेवल करते हैं, तो वहां पर भी हम उसको नंबर असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्यू के अंदर असाइन किया था स्टोर करते समय, वैसे आप लिंक्स में ट्रेवल करते समय असाइन, इसका नंबर हायर होगा वो पहले लॉस होगा, इसका नंबर लोअर होगा तो बाद में। इसको हम कहते हैं लोड शेयरिंग। फिफ्थ होती है रिसोर्स रिजर्वेशन। रिसोर्स रिजर्वेशन, कम से कम आप रिसोर्स को रिजर्व करोगे तो कंजेशन कंट्रोल होगा। कम से कम रिसोर्स का रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसे जनरल एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में रिजर्वेशन करते हो, आप रिजर्वेशन को स्टॉप कर देते हो या रेलवे अलाउ ना करें, बुकिंग नहीं करता है, लेकिन खाली रहेगा, खाली रहेगा तो कंजेशन होगा नहीं। इसलिए आप सबको अलाउ कर देते हो, 72 सीट होती है, 72 से डबल पे लागू होते हैं, जिसको स्लीपर मिला होगा उसको साइड में नहीं खोला।
डबल ऑप्शन रिसोर्स रिजर्वेशन दैट मींस कोई ना कोई रिसोर्स किसी के लिए ऑक्यूपाई करने वाला है। तो जितने अवेलेबल है उतनी ही आप रिसोर्स अवेलेबल कराओ, जितने अवेलेबल है उतने ही एलोकेट कराओ। नेटवर्क में भी ऐसा होता है कि नेटवर्क में अगर रिसोर्स को ऑक्यूपाई करने वाली प्रोसेस है या कोई डिवाइस है वो अगर बढ़ती चली जाए तो कई लोग इससे अप्रोच करेंगे एंगेज करने। फॉर एग्जाम्पल अगर राउटर ले सकते हो, एक राउटर सपोज में 50 सीसी को मैनेज करता है तो वो हैंडल कर सकता है, वहाँ पे कभी कंजेशन नहीं है। और उस लैब पे भी दोनों पीसी कॉल बोले कि इसी राउटर से मैनेज हो सकता है। नेटवर्क पे ट्रैफिक में की स्पीड देखी थी मैंने तो 12-13 एमबी की स्पीड आ रही है। तो अगर सारे लोग एक साथ इंटरनेट यूज करें तो की स्पीड नहीं मिलेगी, स्पीड शेयर हो जाएगी। रिसोर्स रिजर्वेशन में मैक्सिमम ये ट्राई करना होता है कि रिसोर्स का एंगेजमेंट कम से कम, ये जितना कम होगा उतना पॉसिबिलिटी है कम पैकेट कम नेटवर्क में करेंगे। और नेटवर्क में कम पैकेट ट्रेवल करेंगे तो कंजेशन का, और अगर आ गया है तो हैंडल। नेटवर्क में एक कॉन्सेप्ट चलता है रिसोर्स रिजर्वेशन का, एक टोकन, एक एम्प्टी पैकेट इसको टोकन बोला जाता है। जैसा अगर मैं इमेजिन करो कि हमारे आसपास पैकेट मिल रहा है, एक खाली बॉक्स, इसको नेटवर्क में टोकन कहा जाता है। तो रिजर्वेशन कैसे होता है कि अगर मुझे डेटा ट्रेवल करना है, मुझे डेटा ट्रांसमिट करना है सेंडर रिसीवर को करना है, सपोज धीरे धीरे रिसीवर है, मैं सेंडर में तो मैं कैसे सेंड करूँ? तो नेटवर्क में एक टोकन मिलता है। टोकन क्या है? सिंपली एक एम्प्टी फ्रेम, खाली फ्रेम है जिसके अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है। अब सेंडर में हूँ तो मेरा काम है सबसे पहले उस टोकन को पकड़ना, और तो एम्प्टी फ्रेम में ही मैं अपना डेटा डालूंगा और उसको बोलूंगा कि सेंडर मशीन पर पास जाना। तो टोकन जो नेटवर्क में ऐसा फ्री यूज करता रहता है, सेंडर मशीन उसको पहले ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम कहते हैं रिजर्वेशन। नेटवर्क सेंडर मशीन जिसको डेटा सेंड करना है वो नेटवर्क में घूमते हुए टोकन को पहले एक्सेप्ट करती है, रैप करती है, उसको रिजर्व करती है। रिजर्व करने के बाद अपना डेटा फिल करती है। डेटा फिल करने के बाद उसके हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस एड्रेस डालती है और डेस्टिनेशन पर डालती है कि किस मशीन से वो निकला है टोकन और किस मशीन में उसको जाना है। ऐसा पूरा कंप्लीट फ्रेम को फिल करने के बाद डेटा के साथ एड्रेस के साथ फिर उसको नेटवर्क पे छोड़ दिया जाएगा। फिर वो ढूंढता जाएगा, हर एक डिवाइस के पास जाएगा, हर एक डिवाइस उसके एड्रेस में चेक करती है, उसका एड्रेस रीच नहीं करता है आगे बात नहीं करती है, फिर दूसरी डिवाइस चेक करती है, वो अपने एड्रेस से मैच करती है। तो यदि मैच हुआ तो एक्सेप्ट करें, नहीं मैच हुआ आगे बात नहीं करती है। वो टोकन धीरे 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 नेटवर्क में उस डिवाइस तक पहुंच जाता है जिसके लिए वो बना। रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता है, डेटा को लेता है और वापस से फ्री एम्प्टी वाला उसको एक्नॉलेजमेंट डाल के सेंडर मशीन की डायरेक्शन में भेजता है। फिर वो नेटवर्क में मूव करता करता मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा मैंने जो डेटा जो डेटा डाला था एम्प्टी फ्रेम के अंदर वो सेंडर को नहीं चाहिए, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मिला है। नेटवर्क में इस तरह के काम होते हैं टेक्निकली। एक एम्प्टी फ्रेम का मोशन, इसको रिजर्व करना, इसके अंदर डेटा की फिलिंग करना, इसके डेटा सेक्शन में सब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन डालना, फिर उसको नेटवर्क में यूज करवाना, नेटवर्क में फिर वो डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच जाता है। डेस्टिनेशन अपना पूरा डेटा को ले लेता है, उसके बाद उसमें जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के वो सेंड करता है, वो सेंडर को नंबर मिल जाता है। इसको भी हम रिसोर्स रिजर्वेशन बोलते हैं, क्योंकि आपने अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए एक रिसोर्स को रिजर्व किया, वो रिसोर्स का टोकन एम्प्टी फ्रेम। समझ आई? 5 मेथड कैसे कंट्रोल होता है।
तो फटाफट ब्रीफ करो। एडमिशन कंट्रोल में वर्चुअल कनेक्शन स्टेटस कम से कम में शोध पैकेट जब भी रिसीव होगा, जब भी जनरेट होगा, रिसीव होगा, तो सेंडर अपनी स्पीड को 50% माइनस करेगा। वेटेड फेयर क्यू के अंदर हमें पैकेट्स को एक प्रायोरिटी नंबर देकर स्टोर करना है, और लॉस जब करने का नंबर आएगा तो हम लोअर प्रायोरिटी वाले पैकेट को सबसे पहले लॉस करेंगे। लोड शेयरिंग में तो वर्चुअल जैसे सेटअप होता है, वर्चुअल लिंक जब तैयार होती है तो वर्चुअल लिंक्स का एक लोड होता है, उसके ऊपर कितने पैकेट्स ट्रैवल कर सकते हैं ये लोड बनाता है। लोड शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये था कि उस लिंक्स के ऊपर जितने भी पैकेट्स मूव करेंगे उन पैकेट्स पर भी हम नंबर असाइन करेंगे, और ओल्ड पैकेट को पहले डिलीट करेंगे, रिसेंट पैकेट को बाद में डिलीट करेंगे। पैकेट लॉस करने की पॉलिसी नीचे की दो है, पैकेट फेयर क्वीन और लोड शेयरिंग। ये दोनों केवल इतना बताते हैं कि कंडीशन आने के बाद अगर पैकेट लॉस करना है तो किस पॉलिसी के बेस में लॉस करना है और किसको करना है। और ये स्टार्टिंग में भी पैकेट होता है, आखिर में भी पैकेट होता है, तो आपको कैसे पैकेट को डिस्ट्रॉय करना है, क्या रैंडमली उठाना है, प्रायोरिटी बेस उठाना है, नंबर के बेस में, और रिसोर्स रिजर्वेशन में कम से कम रिसोर्स रिजर्व तो कम से कम पैकेट करना। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडक्शन, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, डेफिनेशन और पांचों मेथड। इंडिविजुअल के 2 मार्क्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट या कंप्लीट के 7 मार्क्स में क्वेश्चन होता है। कंडक्शन बताओ, इसकी पॉलिसी बताओ कैसे कंट्रोल या सीधा सीधा क्लोज लूप कंडक्शन कंट्रोल मेथड से याद करना है। आपको ये पांचों मेथड अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कंजक्शन कंट्रोल ही हमारा यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। यूनिट 7 है हमारी एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर में हमें मेनली 4 प्रोटोकॉल डिस्कस करने। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस, इलेक्ट्रॉनिक मेल, मेल सेंड करने वाला प्रोटोकॉल एसएमटीपी, और POP3। 2 प्रोटोकॉल इसके अंदर आएंगे। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, ये भी एक प्रोटोकॉल है, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो मेनली इस यूनिट में हमें 4 से 5 प्रोटोकॉल उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझनी है, इसका पर्पस समझना है। ये चल रहा है, सर्च करो गूगल लिंक से, आप उसको डेफिनेशन निकालो, आप क्या समझते हो डीएनएस से।
क्या मिला आपको? यूनिक आइडेंटिफिकेशन मिला। और किसको क्या मिला? किससे जैसा एड्रेस नेम और आईपी एड्रेस को प्लेस करता है और कुछ इन्फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन निकली थी यूनिक होता है। सेकंड, इस नेम के साथ कौन सा आईपी एड्रेस है? आपका नाम है, आपका एड्रेस नाम है, आपका भी नाम है, इनका भी नाम है। यूनिवर्सिटी ने क्या किया? उन्हें टेबल बनाया, टेबल में बच्चे का नाम लिखा है, उसके साथ साइड में लिख दिया एनरोलमेंट। यहाँ पर ही डुप्लीकेट हो जाए, एनरोलमेंट यहाँ डुप्लीकेट नहीं है। यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को एनरोलमेंट ठीक है, तो इसका वो प्रीवियस करना। जब भी एनरोलमेंट नंबर की क्वेरी आएगी तो मैं टेबल में देख लूंगा किस नाम से क्वेरी आई, किसकी क्वेरी है, जिसके साइड में आप एक साइड में तो आईपी एड्रेस को नेम के साथ फाइंड करना है। गेम्स और क्या डिटेल मिली? डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ जहाँ नेम सर्कल है। मतलब मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने जो टेबल बना के रखा है, केवल ऐसा नहीं कि अगर पीजीआई कॉलेज है तो उसने अपना टेबल ये बनाया है, उसने अपना एक टेबल इंडिया में किया है, एक मशीन के ऊपर एक अंदर डालने के लिए हो सकता है इनके लिए किया है, और सारे मशीन को आपस में कनेक्ट कर दिया। इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। गूगल पे सर्च करते हो, क्वेरी करते हो, गूगल अपना होम पेज प्रोवाइड करता है। आपको लगता है कि होम पेज आसपास से ही मिलता है? कि गूगल ने अपने डीएनएस सर्वर ने ज्यादा बना के रखे, लाखों करोड़ डीएनएस सर्वर जो लोकल सिटी डीएनएस पड़ती है वाले सर्वर उस पर उस मेन सर्वर में आपको कॉन्टेक्ट मिल जाती है, वो गूगल पेज का होम पेज आपको प्रोवाइड करता है। और क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तीसरी बात हमें पता चली डीएनएस पे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई एक मशीन नहीं है, या एक ही मशीन पर डीएनएस मेंटेन नहीं, इसका मतलब नहीं हुआ ये डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब एक वीडियो चलाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सारे डीएनएस बीच में आते हैं। अगर हमें एक गूगल सर्वर से कॉन्टेक्ट करना है, फेसबुक सर्वर से कॉन्टेक्ट करना है, या यूट्यूब सर्वर से कॉन्टेक्ट करना है, तो बीच में कितने लिंक्स लगा है अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा एक वीडियो चलाने का। तो पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पहले गेट करें कि ये लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल तो कर नहीं जाते एक मिनट वो क्या करते हैं, और कुछ सवाल बताते जाओ तो उसको एक्सप्लोर मर्ज कर देंगे। और उनका आप बोलते एग्जाम्पल देते हैं, तो वैसे एग्जाम्पल जैसे आपका मेल है, लिनक्स सर्वर की जरूरत क्यों पड़ी है सर?
ये कंफ्यूजन होता है या इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो एंड यूजर को क्या प्रॉब्लम होती है लाइक सेटअप तक लाइक इसका जो भी इम्पोर्टेंट is important तो स्पीड फास्ट है मेल के साथ साथ आईपी का रिजल्यूशन होता है वो फास्ट होता है यस ठीक है मेल इज बेस्ट मेल इज इम्पोर्टेंट नहीं है कोई नहीं तो हमसे रिलेटेड नहीं सुना हमें थोड़ा कंफर्टेबल है आपको मेल से बोलना इधर ये बता राइट में ये बता ये बता समझ ये सब पे काम तो इजी है ऐसे में कुछ नहीं है उसको वो टास्क हैंडल करना याद रखना उसको कॉल ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क में कि आप इतनी सारी वेबसाइट ये लगा के बनती चली जाए
हर वेबसाइट को हम किसी किसी मशीन को जोड़ सकते हैं। वेबसाइट का यूआरएल और उसके साथ उसका आईपी एड्रेस, इन दोनों चीजों को हम बाइंड करते हैं। इस पर्पज से बाइंड करते हैं कि जब भी हम किसी थर्ड पार्टी को बोलेंगे कि मेरी वेबसाइट विजिट करना है, तो हम उसको क्या देते हैं, आईपी देते हैं, यूआरएल और यूआरएल से वो एक्सेस हो जाए, इसलिए हम डीएनएस सर्वर का, क्योंकि आईपी के बेस में किसी को भी सर्च करवाना है उसको याद ही नहीं हो सकता। आप कितनी सारी वेबसाइट विजिट करते हो, किसी को क्या है आईपी से विजिट नहीं, आर्टिकल में लिखते हो, टॉपिक लिखते हो, लिंक आ जाते हैं, हर लिंक के साथ वेबसाइट जुड़ी है, डायरेक्टली रिडायरेक्ट होती है। तो आपने जो भी एक वेबसाइट कभी आईपी से सर्च नहीं, इवन गूगल भी, देखिए गूगल सबसे ज्यादा सर्च किया या गूगल में लिखो आईपी एड्रेस आपको एक्सेल पता चलेगा कि उसका आईपी गूगल के डीएनएस सर्वर में उसने जितने भी अपने वेबसाइट सारे के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, उसका यूआरएल गूगल.com, गूगल.co.in, इंडिया में co.in, बाहर का आपको पास में कंट्री में करना है। इससे फायदा क्या होगा, डीएनएस बनने से सर्चिंग फास्ट हुई और मेमोरी याद रहेगा, यूआरएल याद रहेगा, आईपी एड्रेस याद रहेगा। ओके, देखो इसमें कुछ कंटेंट मिला है तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। People refers to use easy to remember names instead of ideas. पहला स्टेटमेंट लिखा है कि people क्या प्रेफर करता है, ऐसा एक ऐसा नेम चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू रिमेंबर, मैं याद रखता हूँ dq.ac.in मुझे याद रहता है, dj.ac.org मुझे याद रहता है, आईपी एड्रेस दे देंगे शायद याद नहीं हो, ये रहेगा तो आईपी 5 से 10 आईपी इससे ज्यादा याद नहीं रहता, यूआरएल मैक्सिमम याद रखता है। Domain names are alphanumeric names for IP addresses. किसी भी IP एड्रेस के लिए आप यदि अल्फान्यूमेरिकल नेम सजेस्ट कर दो वो कहलाता है pdia.org एक डोमेन नेम IP एड्रेस, इसके साथ यदि आप कोई IP एड्रेस एसोसिएट कर देते हो, IP एड्रेस के साथ आप अल्फान्यूमेरिकल नेम एसोसिएट कर देते हो तो वो डोमेन नेम सिस्टम में है। फॉर एग्जांपल www.google.com अपने आईपी एड्रेस को क्या एसोसिएट कर दिए, अल्फान्यूमेरिक A to Z. The domain name system is an internet-wide distributed database that translates between domain names and IP. यहाँ पे आवश्यक है DNS करता क्या है, ट्रांसलेट करता है, क्या इनपुट में आएगा और क्या आउटपुट बनेगा, इनपुट में आएगा डोमेन नेम कन्वर्ट किस में जाएगा, आईपी, डोमेन नेम से आईपी, आईपी से डोमेन, आप दोनों ट्रांसलेशन। How important is DNS? Imagine what happens when the local DNS server is down. Before DNS, until 1985, the name to IP address was done by downloading a single file, host.txt, from a central server with FTP. Names in host.txt are not structured. The host.txt file still works on most operating systems. It can be used to define local names. DNS सर्वर नहीं होता तो क्या होता, इमेजिन करो DNS नहीं बना, हर बार एक मशीन के अंदर विंडोज के अंदर एक host.txt फाइल है, इसके अंदर होस्ट का नाम नहीं, एक मशीन का नाम क्या है यदि हमें पता करना है
तो विंडोज के अंदर सिस्टम के अंदर आपको एक होस्ट डॉट टीएक्सटी मिलती है। तो अगर डीएनएस नहीं होता तो हर बार हमें उस फाइल को ओपन करना पड़ता, फिर देखना पड़ता कैसे मिला इसके लिए लेके आप, और वो भी स्ट्रक्चर नहीं थी। अगर उसका फॉर्मेट अलग है और आपके मशीन उसको ओपन नहीं कर पा रही है तो फिर वो भी नहीं देख सकते, कई फाइल को आप नहीं देख सकते अगर उसका फॉर्मेट वैसा नहीं है फॉर्मेट में। तो कुछ सिंबल बन कर आता है, तो आप कैसे करना है रिजॉल्वर एंड नेम सर्वर। डायग्राम से समझो तो इजी जाएगा। एचटीटीपी रिजॉल्वर नेम सर्वर, जैसे मैंने बताया कि एक नेम सर्वर नहीं, कई सारा नेम सर्वर। नेम सर्वर मतलब कि डोमेन नेम को रिजॉल्व करने वाली मशीन। ऐसे कितने मशीन से बीच में आना है, तो उसके डेस्टिनेशन के बीच में अगर सपोज दो मशीन आती है तो दो नेम सर्वर, प्राइमरी सेकेंडरी। अगर एक के पास एक अगर बिजी है तो दूसरा रिजॉल्व करता है, ठीक है। अगर पहले ने रिजॉल्व करके देख लिया तो दूसरे का कोई दिक्कत कोई जरूरी नहीं। बट हमें मल्टीपल नेम सर्वर बनाना है, कभी भी ट्रैफिक बढ़ सकता है उस केस से, उस केस को हैंडल करना। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है रिजॉल्वर से कि उसको नेम सर्वर क्या है। जैसे आप google.com को टाइप करते हैं, आपने google.com टाइप किया इसका मतलब कि आपने एक आईपी की रिक्वेस्ट की। ये आईपी की रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी और वो कैसे पता करेगा कि गूगल की रिक्वेस्ट की। जो भी आप यूआरएल लिखते हो, ये जो भी आप अल्फा वेक्टर का कनेक्शन लिखते हो, वो जाती है नेम सर्वर। नेम सर्वर उसको देख लेता है, उसको हम कहते हैं जो रिजॉल्व करके देता है उसको हम कहते हैं रिजॉल्वर। जो नेम सर्वर की डिटेल हमें रिजॉल्व करके देगा वो मशीन चलाती है रिजॉल्वर। An application program on a host access the domain name system through a DNS client called resolver। ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि होस्ट में होते हैं, तो होस्ट में ही रहकर एक्सेस करते हैं किसी भी डोमेन सिस्टम को डीएनएस क्लाइंट के थ्रू, उनको हम कहते हैं रिजॉल्वर। रिजॉल्वर कॉन्टेक्ट डीएनएस सर्वर। रिजॉल्वर जो मशीन्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो होस्ट मशीन पर होते हैं, वो कॉन्टेक्ट करते हैं डीएनएस सर्वर से, इसको हम कहते हैं नेम। डीएनएस सर्वर रिटर्न्स आईपी एड्रेस टू रिजॉल्वर। डीएनएस सर्वर का काम होता है कि आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करे और उसको प्रोवाइड करे रिजॉल्वर को, व्हिच पासेस द आईपी एड्रेस टू एप्लीकेशन, और फिर वो आईपी एड्रेस पास हो जाता है एप्लीकेशन। रिवर्स lookups are also possible, that is find the host name given an IP address। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। होस्ट नेम के साथ साथ आईपी एड्रेस, या आईपी एड्रेस के साथ साथ होस्ट नेम। तो इसमें जो प्रोटोकॉल काम करते हैं एआरपी आरएआर, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जैसे मैक एड्रेस नहीं पता है तो हम डेटा सेंड नहीं करते एक मशीन, ठीक है। इसी तरह से यूआरएल से और आईपी से, यूआरएल पता है या आईपी नहीं पता है तो काम करेगा, आईपी पता है यूआरएल नहीं पता है तो भी काम करेगा, दोनों नहीं पता है तो दोनों अगर ट्रांसलेट नहीं हुए तो फिर काम नहीं करेगा। आपको डेटा सेंड करना है या रिजेक्ट करना है तो दोनों में से एक ही चाहिए, या तो यूआरएल पता होना चाहिए या आईपी पता होना। तो यहाँ पे जो रिवर्स लुकअप वाली प्रोसेस है ये बताता है कि आप होस्ट नेम फाइंड कर सकते हैं इजीली आईपी एड्रेस के बेस। The naming system on which DNS is based
is hierarchical and logical tree structure called domain namespaces. अब इसका एक नेमिंग सिस्टम है, एक पूरा हायरार्की कौन कौन से डोमेन्स हो सकते हैं. An organization often authority for parts of the namespace and can add additional layers of the hierarchy. Names of hosts can be assigned without regard of location or a link layer in network, IP network or autonomous system. In practice, सीधे मैं आपको हायरार्की दिखाता हूँ वरना कंफ्यूज हो गए. डीएनएस की ये हायरार्की है. सबसे स्टार्टिंग होती है रूट से, टॉप लेवल में रूट. रूट के नीचे ORG, EDU, GOV, CUI. क्या मतलब आता है इसका? ORG है अगर तो ऑर्गेनाइजेशन, EDU है तो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है? एजुकेशनल. GOV गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. तो हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं तो उसका टाइप क्या है, इस हिसाब से हम डोमेन करते हैं. हमने ओपन किया है एजुकेशनल तो हम उसको कमर्शियल नहीं लेंगे, कमर्शियल डोमेन परचेस नहीं करेंगे, सिर्फ क्लाइंटिंग में पड़ता है. तो रूट के अंदर के जितने भी ये जो टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं, ORG है, EDU है, GOV है, COM है, ये सब टॉप लेवल डोमेन है. तो किसी भी URL में राइट हैंड साइड से आप प्रोसेस करते हैं, किसी भी URL का राइट हैंड साइड से सबसे पहले जो वर्ड होता है वो टॉप लेवल डोमेन है. जैसे आपकी ईमेल आईडी में भी डोमेन होते हैं, xyz@gmail.com, yahoo.com, redditmail.com. तो राइट हैंड साइड से प्रोसेस होता है करना. राइट हैंड साइड से पहला जो मिलता है वो टॉप लेवल डोमेन है. उसके अंदर सब डोमेन, फिर उसके अंदर सब डोमेन, उसके अंदर सब डोमेन, तब जाके आपकी पूरी ईमेल आईडी या किसी भी वेबसाइट पर यूआरएल प्रोसेस. EDU के अंदर UCI.edu, पहले EDU का पता होना जरूरी है कि वो कहाँ पर है, वो किस नेम सर्वर पे है. उसके बाद EDU मिल जाता है, उसके अंदर देखा जाता है UCI. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, काफी सारी हायरार्की है. तो हमें प्रोसेस करना है राइट टू लेफ्ट, टॉप लेवल डोमेन, फिर सब डोमेन, फिर सब डोमेन, फिर सब डोमेन. धीरे धीरे आप उस मशीन पर आ जाओगे जहाँ से चीजें ओरिजिनल होगी. और इसी तरह से कंट्री के भी डोमेन्स होते हैं. ये जेनरिक डोमेन है. डोमेन की हायरार्की में बेसिकली दो क्लासेस होती है, कंट्री लेवल और जेनरिक. जेनरिक ये सब, और कंट्री लेवल डोमेन हमेशा दो अल्फाबेट्स हैं, .uk, .eu, .nz, न्यूजीलैंड, UK, यूनाइटेड ऑफ इंडिया, AU ऑस्ट्रेलिया, IO इंडिया. इस तरह. तो अगर अल्फाबेट केवल दो ही है तो वो कंट्री लेवल डोमेन है, और अगर अल्फाबेट 3 है तो वो जेनरिक डोमेन है. समझ आ गया हायरार्की?
इस तरह से सिस्टम आपस में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। root server, organization server, PDU server, government server, commercial server. ये रीड करो, इसका आंसर निकालो। डीएनएस डोमेन में जोन्स क्या, इस पर आता क्वेश्चन 2 मार्क्स में। इसका क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको पैटर्न बताता हूँ। नेम सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर का पर्पस है। रिजॉल्वर क्या है, डीएनएस कैश क्या है, ये 2 मार्क्स में आता है, 11 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। इसके बाद जोन्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसके बाद डीएनएस की हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन आता है, जेनेरिक लेवल पे डोमेन्स और कंट्री लेवल पे डोमेन्स। तो डीएनएस हायरार्की क्या है, ये क्वेश्चन। तो इसमें से आंसर निकालो। जोन क्या है, डीएनएस मीन्स और किसी का आंसर। pieces
एक मतलब एक आपको पता है एक सर्वर पे कई सारी वेबसाइट होती है, होता है एक सर्वर पर एक ही वेबसाइट है, ऐसा जरूरी नहीं, कोई कैसे पॉसिबल है, उसकी हर एक वेबसाइट का यूआरएल अलग अलग है, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग है, और होती हुई मशीन कैसे किया जाता है, पॉसिबल है, ये बात जरूर सुना, एक ही फाइल एक ही वेबसाइट की डिटेल पर एक सर्वर पर नहीं, इसके DNS का पोर्शन बोला जाता है इसे, Azure is a portion of DNS namespace generally stored in a file. जब आपकी वेब होस्टिंग करना सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप इस सर्वर पर बैठे हो, यहाँ पर आपको क्लाइंट से डिटेल लेनी है, वेबसाइट का यूआरएल लेना है, उसका आईपी एड्रेस लेना है और उसको होस्ट करना है, तब आपको भी जोन डिवाइड करना है, आपको एक फाइल बनानी होगी, इस क्लाइंट की एक फाइल है, वो उसका जोन है, आपको उसकी डिटेल है, एक पोर्शन DNS का पोर्शन एक एरिया, ऐसे सर्वर कई सारे जोन से डिवाइड कर सकता है और एक दूसरे को सर्व भी कर सकता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी नेम सर्वर के बारे में आंसर निकालो। For each zone, there must be a primary name server and secondary name server. जोन के बीच में बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, हर जोन द प्राइमरी सर्वर या मास्टर सर्वर मेंटेन्स अ जोन फाइल, उसका काम होता है जोन फाइल को मेंटेन करना, which has information about the zone, जिसके पास जोन की इंफॉर्मेशन है। Updates are made to the primary server. The secondary server copies data stored at the primary server. तो चेंजेस करने में जो भी डिटेल डालनी है वेबसाइट से रिलेटेड आईपी से रिलेटेड वो सब प्राइमरी सर्वर पर मिलते हैं, तो इसके जोन से रिलेटेड जो भी डिटेल डालनी है प्राइमरी सर्वर में डाल, सेकेंडरी वाला तो सीधे सीधे कॉपी करते हैं, तो जस्ट बैकअप फाइल। तो इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं छोटे छोटे, प्राइमरी या सेकेंडरी नेम सर्वर्स क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन इस पर डिस्कशन करना है वो है कि अगर किसी क्लाइंट को DNS सर्वर से क्वेश्चन करना है तो उसके क्वेश्चन का आंसर कितने तरह से आए, किसी भी DNS क्वेरी का आंसर किस तरह से पता चलता है, जैसे आप HTTP की रिक्वेस्ट करते हो तो रिस्पॉन्स में कुछ लिंक्स आते हैं, यहाँ पर क्वेरी को रिजॉल्व करने के दो तरीके रहते हैं। ये इटरेटिव मोड, इटरेटिव मोड में देखो हर बार
एक मशीन से कांटेक्ट हो रहा है, वापस आंसर आ रहा है, फिर दूसरी मशीन से कांटेक्ट हो रहा है, उसका आंसर आ रहा है, तीसरी मशीन से कांटेक्ट हुआ, उसका आंसर आ रहा है। देखो हर एक मशीन, जितने भी उसके नेम सर्वर होंगे, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल नेम सर्वर से कांटेक्ट करके रिस्पॉन्स आता है। कोई ऐसा ट्रांसफर नहीं करा कि मैंने इन्हें दिया, मैंने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, ये तरीका नहीं है ना। मैंने इसको दिया, इसने मुझे दिया, फिर मैंने उससे पूछा, उसने मुझे दिया, फिर मैंने इससे पूछा, इसने मुझे दिया। ये जो पैटर्न कहलाता है डीएनएस का क्लाइंट और सर्वर के बीच की कम्युनिकेशन, क्वेरी का आंसर। मैं कुछ पूछूं, आप मुझे आंसर दो, मैं कुछ पूछूं, आप मुझे आंसर दो। तो कहते हैं डीएनएस की क्वेरी, डीएनएस की क्वेरी को रिजॉल्व। ठीक है, तो दो तरीके से होते हैं, या तो स्ट्रिक्टली होगा या तो रिकर्सिव होगा। डीएनएस क्वेरी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो इटरेटिव वे में सॉल्व करो या तो रिकर्सिव वे में सॉल्व करो। इटरेटिव मींस हर एक मशीन के साथ इंटरेक्शन करो, जो जब जब नेम सर्वर आते जाएंगे, हर एक नेम सर्वर से हम डीएनएस की क्वेरी करते हैं और वो हमें आंसर देता है। या फिर दूसरा तरीका है रिकर्सिव, जो मैंने बताया कि पहले पूरी इस तरह से चैनल बनेगी और आंसर भी ऐसा ही आएगा। ये कहलाता है रिकर्सिव। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो मोड है ये इटरेटिव है ना, एक एक मशीन से क्वेश्चन करना, आंसर लाना, क्वेश्चन करना, आंसर लाना। रिसोर्स रिकॉर्ड, ये इसके अंदर रिकॉर्ड आता है कितने टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्स रिकॉर्ड्स। इसका आंसर क्या है? तो आप इस तरह से समझो, रिसोर्स रिकॉर्ड्स को अगर हम डीएनएस की क्वेरी करते हैं और जिस मशीन से क्वेरी करते हैं वो आईपी मशीन को, तो डीएनएस का जो रिसोर्स का रिकॉर्ड टाइप मिल जाएगा, वो आईपी वर्जन 4 के लिए है। अगर किसी डीएनएस सर्वर से क्वेरी की जाती है और वो मशीन आईपी वर्जन 6, तो उसका फिर से जो रिकॉर्ड है उसका टाइप हो जाएगा, तो क्या होगा, आईपी वर्जन 6 दूसरे टाइप का रिसोर्स रिकॉर्ड है। तीसरा, अगर मैं सपोज डीएनएस सर्वर से मेल के बारे में डिटेल पूछता हूँ, मेल के बारे में, तो उसका मेल टाइप का रिकॉर्ड अलग है। ठीक है, अगर मैं सपोज पूछता हूँ मुझे होस्ट नेम बता, मेरी मशीन का होस्ट नेम क्या है, तो होस्ट नेम की क्वेरी जनरेट होगी, उसमें रिकॉर्ड का टाइटल होगा। कहने की बात ये कि डीएनएस क्लाइंट जितने टाइप से क्वेश्चन पूछता है उसकी अलग अलग क्वेरी हो सकती है। जैसे आपके माइंड में अलग क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को हम एक ही पैटर्न में नहीं पूछ सकते, अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो फिर क्वेश्चन अलग अलग। तो डीएनएस क्लाइंट भी जो क्वेश्चन करता है उसका एक पैटर्न है, एक रिसोर्स का रिकॉर्ड और वो रिकॉर्ड का टाइप, जैसा आप डेटा बेस के अंदर टेबल के अंदर रिकॉर्ड फिट करते हो,
किसी में 4 कॉलम्स है, किसी में 5 कॉलम्स है, किसी में 10 कॉलम्स है, कंपनी में तो 4 कॉलम्स होते हैं। तो सब मतलब क्या है, सबका अलग अलग रिकॉर्ड, सब अलग अलग डिटेल देंगे। ठीक, तो डीएनएस के अंदर भी कुछ रिसोर्स रिकॉर्ड होते हैं, इनपुट टाइप्स। जैसे देखो टाइप्स में ये थोड़ा सा ऑड लगेगा, अगर सपोज नेम सर्वर से रिलेटेड है तो वो एनएस रिकॉर्ड कहलाता है। नेम सर्वर से रिलेटेड अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई आपसे पूछे नेम सर्वर बताओ, तो आप उसी तरह से क्वेरी करेंगे, उसका आंसर भी वैसा आएगा। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर क्या होगा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर कॉलेज नेम, आंसर अलग आएगा। तो जो मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना, ये कहलाते हैं अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स, और उस बेस पे रिकॉर्ड के टाइप के बेस पे मुझे सोल्यूशन। तो अगर कोई डीएनएस क्लाइंट नेम सर्वर के रिक्वेस्ट करता है तो उसको एनएस रिकॉर्ड बोला जाता है। अगर कोई नेम सर्वर एड्रेस के बारे में क्वेरी करता है तो उसको कैपिटल ए रिकॉर्ड बोला जाता है। केवल एड्रेस के बेस पे, केवल मुझे होस्ट नेम चाहिए था, आईपी एड्रेस, तो वो कहलाता है कैपिटल ए टाइप का रिकॉर्ड। अगर ये सपोज आईपी वर्जन 6 हो जाता तो 4 टाइम कैपिटल ए लिखना पड़ता, रिकॉर्ड का टाइप बदल जाता और वो हो जाता कैपिटल ए 4 टाइम, ए टाइप ऑफ रिकॉर्ड। अगर आईपी वर्जन 6 के लिए मैं होस्ट नेम रिक्वेस्ट करता था, अभी यहाँ पे आईपी वर्जन 4 की बात हो रही है, इसलिए कैपिटल ए टाइप का रिकॉर्ड। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 ही यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी मेल टाइप के भी होते हैं, एमएक्स टाइप का रिकॉर्ड बताता है कि मेल के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो ये कहलाते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड्स। कैशिंग, इसको एक बार जनरली रीड कर लो। कैशिंग हमेशा स्पीड को बढ़ाते हैं। ऑलरेडी ये स्लाइड ने कुछ क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले कर चुका है, तो वो कैश को मिल जाएगा। हमने जो अभी क्वेश्चन डिस्कस किए तो आपको जरूरी ना, वापस में क्वेश्चन करूंगा तो उसका आंसर स्पीड किया, क्या आपको पता है, तो आपके अभी जरूरी में है। तो यहाँ पर अगर बिजनेस प्लान जब क्वेरी करता है तो वो क्वेरी बफर में स्टोर होता है उस मशीन के बिजनेस। दोबारा जब वो प्रोसेस होता है तो पहले बिजनेस पेज में लेता है, बिजनेस सर्वर बाहर के सर्वर में आंसर ढूंढ नहीं जाता, पहले क्या करता है अपने बफर में देख लेता है कि क्या यूजर ने इसके पहले इसकी रिक्वेस्ट की थी, अगर होगा तो बिजनेस में होना चाहिए स्टाइल का रिकॉर्ड। अगर बिजनेस में पेज मिल जाता है तो उन्हीं को मिल जाता है, अगर बिजनेस पेज में नहीं मिलता है तो फिर क्वेरी या फिर क्रिएटिव टेम या रिकर्सिव दो में से एक तरीके की यूज करके सॉल्व करते हैं। ये कहलाते हैं कैशिंग। इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। कैश को क्लियर करने के लिए कमांड चलती है डीएनएस क्लियर, तो वो कमांड चलाते हैं तो हमारे मशीन में जो भी डीएनएस की कैश बनी है वो क्लियर होगा। कंप्लीट, इतना है डीएनएस। यहाँ से स्टार्ट जब डीएनएस को कैलकुलेट करते हैं तो डीएनएस सर्व होता है। हम लिनक्स मशीन पे या सर्वर वाली मशीन पे विंडोज वाले सर्वर होते हैं 2000 में, तो उससे भी हम डीएनएस कैलकुलेट करते हैं।
अगर एक मशीन में DNS सर्वर कनेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब वेरिफिकेशन होता है कि उस मशीन को एक्सेस करते समय हम आईपी एड्रेस को यूज नहीं करते, डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर मैंने इसका नाम xyz.com दे दिया तो मैं नेटवर्क में बैठ के डायरेक्टली xyz.com लिखूँ, ये एक्सेस हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं आपको बोलूँ इस मशीन की यूज चेक करो ये रिपोर्ट में सॉफ्टवेयर करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे लिखोगे PING स्पेस इस मशीन का एड्रेस या आपका तरीका होगा तो जब ये सर्वर बनाना तो आप आईपी से ही एक्सेस करना है, डायरेक्ट आईपी से ही कनेक्टिविटी चेक करोगे और जब ये सर्वर बन गया आप उसके तक नाम क्या है आपका नाम आपका नाम से स्पेस xyz ये फर्क होता है एक्सेस करने का, एक्सेस करने का ये डीएनएस सिस्टम में इतने फॉल्ट आपको एक्सेस करते हैं। डीएनएस का अपना डीएनएस का फुल फॉर्म डीएनएस जो जरूरी है इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनएस की हायरार्की में कौन से टूल्स होते हैं, जनरली टूल्स कहलाते हैं, मल्टी लेवल टूल्स क्या कहलाते हैं, नेक्स्ट सर्वर्स क्या कहलाते हैं, रिजॉल्वर टूल्स हैं, टूल्स क्या होते हैं, नेटवर्क के रिकॉर्ड टाइप्स क्या है, कितने टाइप के मिनिमम 3 से 4 टाइप के रिकॉर्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जांपल के साथ। एमएक्स टाइप का रिकॉर्ड क्या होता है, ए टाइप का रिकॉर्ड क्या होता है, 4 टाइप के टाइप का रिकॉर्ड क्या होता है, एनएस रिकॉर्ड क्या होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। हम वो पॉइंटर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, पीडीएल इसको राइट करना होगा, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, जैसे हमारे माइंड क्वेश्चन का कुछ लिमिटेशन नहीं है, बस ये मानते हैं बट क्वेश्चन आता है तो हमें ये 4 से 5 रिकॉर्ड है अच्छे से पता होना चाहिए, सारे रिकॉर्ड टाइप कर नहीं करते क्वेश्चन के डेफिनेशन उस हिसाब से करना और उसका रिकॉर्डिंग का पैटर्न फिटरेटिव और रिकर्स इसका प्रिपेयर कर लेते हो तो डीएनएस फिट कर लो कंप्लीट। अब आप रीड करोगे तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा, जितना भी डिस्कशन आज डीएनएस की हुई है कॉन्सेप्ट तो तैयार होंगे, और आप जो भी वेबसाइट से रीड करोगे आपको पता चलेगा। ठीक, नेक्स्ट फिर अब डिस्कस कर लेंगे कुछ नेक्स्ट प्रोटोकॉल।